हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए एमएससी जो बच्चे हमारे थर्ड सेमेस्टर में है, एमए एमएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लास में लेके आई हूँ। जैसा कि अभी आप लोगों का जो है मतलब यही मॉडल पेपर हम स्टार्ट किए हैं। कौन सा विषय स्टूडेंट? याद रखिएगा कि होम साइंस विषय है और आप लोगों का ब्रांच कौन सा है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट है। और पेपर कौन सा है स्टूडेंट? हम पेपर आप लोगों का सेकेंड स्टार्ट किए हैं। कौन सा पेपर स्टार्ट किए स्टूडेंट? सेकंड पेपर हम आप लोगों का स्टार्ट किए हुए हैं। और उसमें भी आप लोगों का देखिए यहाँ सॉरी ये आप अभी आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन गलती से यहाँ लिखा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का चल रहा है। कल आप लोगों का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया था, आज आप लोगों का पार्ट 3 है स्टूडेंट। पेपर का नाम क्या है? आरंभिक बाल्यावस्था में सुरक्षा एवं शिक्षा। ठीक है, आरंभिक बाल्यावस्था में सुरक्षा एवं शिक्षा, ये आप लोगों का क्या है? पेपर का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, ये कौन सा है? पार्ट 3 है। देखिए पार्ट 2 भी आप लोगों का लॉन्ग था और पार्ट 1 जो था स्टूडेंट वो आप लोगों का अति लघु है, और पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लोगों का ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आज आप लोगों का जो है टोटल 4 क्वेश्चन लॉन्ग आप लोगों का कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ओके स्टूडेंट, आइए हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं। हाँ देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, एक मिनट। हाँ देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का स्टूडेंट की नर्सरी स्कूल की स्थापना करते समय भवन एवं उपकरणों के चयन के संबंध में किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए नर्सरी स्कूल की स्थापना करते समय भवन एवं उपकरणों के चयन के संबंध में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए पहला पॉइंट क्या है आपका, कौन कौन सी बातें हैं जिसका हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला है आपका स्टूडेंट की बालशाला। ठीक है, बालशाला यानी नर्सरी स्कूल। बालशाला को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नर्सरी स्कूल बोलते हैं। तो बालशाला का भवन प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त खुले वातावरण में स्थित होना चाहिए। यानी बालशाला जो है नर्सरी स्कूल है तो उसका जो भवन है वो कैसा होना चाहिए? प्राकृतिक यानी नेचुरल चीज़ों से क्या हो, युक्त होना चाहिए, खुले वातावरण में होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है? भवन में खुली स्वस्थ ताजी हवा, धूप प्रचुर मात्रा में आने की तथा उत्तम संवातन की संतोषजनक व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या? संवातन का मतलब क्या? जैसे रोशनदान वगैरह लगाते हैं ना, तो इससे क्या होता है? रोशनदान के जरिए जो है शुद्ध हवा जो है घर में या रूम में या कमरे में प्रवेश करती है। फिर क्या होता है? दूसरी तरफ भी रोशनदान है तो उससे क्या होता है? घर का जो भी टेम्परेचर है उसको क्या करता है? दूसरे रोशनदान से वो बाहर निकल जाती है। इसकी क्या होनी चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो नर्सरी स्कूल है उसमें क्या होती है? बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए क्या है मतलब संवातन की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो संतोषजनक होनी चाहिए। ठीक है, बालशाला भवन के पास एक बड़ा खेल का मैदान भी होता है, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी बालशाला जो होता है, नर्सरी स्कूल जो हम बना रहे हैं तो उसमें क्या हो? एक खुला मैदान हो। क्यों खुला मैदान हो? ताकि बच्चे समय समय पर मतलब एक पीरियड के बाद, जैसे 2-3 पीरियड के बाद क्या हो? खेल खेल में वो पढ़ सके, लिख सके, सारी चीज़ों को वो खेल खेल के जरिए कर सके। जैसे अब बच्चों को हम, अब आप ही लोग हो तो आधा घंटा का जैसे मैं क्लास लेती हूँ तो क्या आधा घंटा आप लोग कंटिन्यू देखते हैं, लिखते हैं? लिखेंगे और देखेंगे तो आप लोगों का 1 से 1.5 घंटा जाएगा, लेकिन उतना आप बड़े हो तो भी आप उतना नहीं बैठ पाओगे, तो छोटे बच्चे कैसे बैठ पाएंगे? तो इसलिए क्या है, खुला मैदान रहेगा तो उनको क्या है, उनको मतलब एक पीरियड के बाद क्या होगा, उनको फिर खिला सकते हैं। उनको खेल खेल के जरिए हम उनका इंटरटेनमेंट करके उनका थकावट दूर करके उनको हम पढ़ा सकते हैं। अब आइए देखिए दूसरा बात क्या है कि आदर्श बालशाला में कमरे के अंदर तथा कमरे के बाहर खेले जाने वाली जगहों की संतोषजनक व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, यानी कमरे के अंदर जो उसका रूम है उसमें भी क्या होनी चाहिए? खेल से संबंधित सारी व्यवस्था होनी चाहिए, और कमरे के बाहर भी क्या होनी चाहिए? वह व्यवस्था होनी चाहिए। फिर क्या? खेल खेल में शिक्षा देने अथवा मॉन्टेसरी पद्धति से शिक्षा देने वाले समस्त उपकरण यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, इस बात का भी क्या होना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यानी जो
नर्सरी स्कूल के जो होता है, आप देखते होंगे कोई भी नर्सरी स्कूल है तो उसमें क्या है, बच्चों की जो दीवारें होती, जो उनका रूम होता है, उसपे तरह-तरह के पेंटिंग बने होते हैं। कहीं पेड़ बना रहता है, कभी कहीं बंदर बना रहता है, कहीं 2 बिल्लियों को पेड़ पर जो है मतलब रोटी लेकर भाग गई, नीचे क्या बंदर 2 समझ रहे हैं। तो ऐसे-ऐसे क्या है, हम उस उन सारे चित्रों के ज़रिए क्या करते हैं, बच्चों को शिक्षित करते हैं। और चित्र से क्या होता है, आपका रूम जैसे बच्चों का जो कमरा है, शिशु भवन जो होता है, वो रंग-बिरंगी पेंटों से अगर परिपूर्ण है, तो वो बच्चे क्या होंगे, वो आकर्षित होते हैं उन रंगों के बारे में जानने के लिए, और वो रंग क्या होते हैं, उनके दिमाग में जो है छप जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। फिर अगला देखिए पॉइंट क्या है कि एक आदर्श बालशाला में बालकों की देख-रेख तथा शिक्षण में खेल खिलौने तथा विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से अर्जित होने वाले अनुभव को आधार बनाया जाता है। इस बात पर भी क्या होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। यानी जो नर्सरी के जो टीचर हैं, जो शिक्षक रखे जाएँगे, उसको क्या होना चाहिए, वो उस मतलब वो अर्जित मतलब वो उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि बच्चों को कैसे शिक्षित करना है, ठीक है? ये चीज़ों को भी उस पे ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, बच्चों आप लोग वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए। जो बच्चे आज हमारी पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो जैसे ही आप लोगों का 4th सेमेस्टर शुरू होगा स्टूडेंट, ठीक है, 4th सेमेस्टर, तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव में हम आप लोगों को चारों पेपर यहाँ पर इसी चैनल पर जो है आप लोगों को चारों पेपर का एमसीक्यू वाइज हमने वीडियो जो है पहले से लगाए हैं। तो आप लोगों को एक फ़ायदा होगा कि 3rd सेमेस्टर के बाद जैसे ही आप लोग 4th सेमेस्टर में जाएंगे, याद रखिएगा कि आप लोगों का 4th सेमेस्टर का एग्जाम जून में भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास समय कम है, तो अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो अपने 4th सेमेस्टर की तैयारी जो है यहाँ से आराम से कर लेंगे स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए, ताकि वो चैनल के बारे में जान सके और अपनी तैयारी को क्या हो बेहतर कर सके स्टूडेंट, ठीक है। और इसी चैनल पर क्या है, आपके जो छोटे भाई बहन जिनका एग्जाम स्टूडेंट, याद रखिएगा थोड़ा सा चैनल से संबंधित जानकारी देना पड़ता है, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी क्या चैनल के बारे में जानते नहीं हैं। तो 22 मार्च को जिनका जिससे BA, ठीक है, BA, BSc, ठीक है, बीकॉम, BBA, ये सब जो भी कोर्स है उनका एग्जाम जो है 22 मार्च को करिकुलर का होने वाला है, ठीक है। कौन सा है, को करिकुलर का उनका पेपर होने वाला है। तो इस चैनल पर उनकी जो है पहले से क्लास लगी हुई है, और उनको हम जो है इसी चैनल पर 18 मार्च को या 18 या 17 मार्च तक उनको हम एक और मॉडल पेपर जो है आगामी एग्जाम के लिए देंगे स्टूडेंट, जो कि महामैराथन क्लास की तरह होगा। तो प्लीज़ आप लोग अपने छोटे भाई बहन को भी आप ये चैनल दे दीजिए। और मेरे मॉडल पेपर में याद रखिएगा कि को करिकुलर में कम से कम 50 क्वेश्चन में से 48 क्वेश्चन तक मेरे मॉडल पेपर से आया है स्टूडेंट। 48 क्वेश्चन सब लोगों ने सही किया है स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग यह शेयर कर दीजिए, ओके। अब आइए देखिए चौथा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। चौथा पॉइंट है स्टूडेंट आपका कि बालशाला में बच्चों को वे सभी सुविधाएं मिलती हैं जो उन्हें अपने घरों में प्रायः नहीं मिल पाती हैं, जैसे ढेर सारे खिलौने, हम उम्र साथियों का साथ, खेलने का मैदान, झूले तथा ऐसा वातावरण उन्हें मिलता है जो उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास होने में सहायता प्रदान करता है। तो ये सब बातों को भी क्या करता है, मतलब ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए घर में कोई ज़रूरी नहीं, अगर आपका एक ही बच्चा है तो कोई ज़रूरी नहीं खूब ढेर सारे खिलौने देंगे, नहीं ना, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन जो बालशाला होती है उसमें क्या होता है, ढेर सारे खिलौने रहते हैं, ठीक है, आपने खिलौने अपने बच्चों को ला कर दे दिया, लेकिन उसके साथ खेलने वाला तो कोई होना चाहिए ना। तो क्या है, बालशाला में आपके बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे, खिलौना खेलने के लिए भी तो साथ चाहिए। ऐसा तो नहीं को अकेले खेलेगा, तो अकेले खेलेगा तो उसका क्या होगा, वो अंतर्मुखी वाला बच्चा हो जाएगा, वो अपनी भावनाओं को जो है प्रकट नहीं कर पाएगा। इसलिए खेलने के लिए क्या होना चाहिए, बच्चों का साथ भी होना चाहिए, खिलौना भी होना चाहिए, एक खेलने का मैदान भी होना चाहिए, झूला भी होना चाहिए, सब कुछ जो है होना चाहिए। इस बात पर भी क्या होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। 5वां पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि आंतरिक खेलों के उपकरणों की सहायता से आंतरिक खेल खेलते हैं, जैसे लकड़ी का ब्लॉक हुआ, ड्रम हुआ, घंटी हुआ, पहिए वाले खिलौने, चित्रकारी, पेपर काटकर वस्तुएं बनाना, मोती पिरोना, चित्र में पुस्तक देखना आदि। ये सब क्या, सब हम क्या इंडोर का बात हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आंतरिक खेल के लिए क्या है, मतलब लकड़ी के ब्लॉक देखते हैं ना, गुटके बनाकर, जैसे तरह तरह के शेप में बनाकर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ऐसे ऐसे शेप में जो है गुटका होता है, तो उनको क्या है खेलने के लिए दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या है, बालकों में अच्छी स्वास्थ्य संबंधित आदतें विकसित करना एवं
कौशल का निर्माण करना चाहिए, इस बात पर भी क्या होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। हम बच्चों को जैसे क्या है उनको जैसे वो टॉयलेट से आते हैं तो उनको जो है टॉयलेट से आने के बाद क्या हाथ साबुन से धोना, ये सब बताना। तो हाथ साबुन से धोने से क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब कुछ की जानकारी क्या है बच्चों को देना चाहिए। तो यही है स्वास्थ्य संबंधित अच्छी आदतों को भी जो है शाला नर्सरी स्कूल में जो है सिखाना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, नर्सरी स्कूल में शिक्षा का एक उद्देश्य बालकों में संवेगात्मक परिपक्वता का विकास करना भी है। इस बात पर भी क्या होना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी वो बच्चे जो है अपने संवेग पर कैसे नियंत्रण कर सके, ये इस बात पर भी क्या होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा क्या है, विकलांग बालकों के लिए बालशाला भी होनी चाहिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विकलांग जो बच्चे होते हैं उनको अगर हम सामान्य बच्चों के साथ अगर उनको छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, विकलांग बच्चे को क्षति पहुंच सकती है। जैसे बच्चे क्या है अभी बहुत छोटे हैं, मान लीजिए हम क्या बता रहे हैं, हम आपको जैसे 0 से 3, ठीक है, 0 से 3 या 3 से 6 वर्ष के बच्चों को उतनी जानकारी नहीं होती है ना कि इसको हम धक्का देंगे तो वो गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगा, उसका अंग और डैमेज हो सकता है, ये सब की जानकारी नहीं होती है। तो वहाँ पे क्या जो विकलांग बच्चे हैं उनका जो शाला जो होना चाहिए, उनकी जो स्कूल होनी चाहिए, उनकी स्कूल की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो क्या है, सामान्य बालकों से हट के होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, जो विकलांग बच्चे रहेंगे और सामान्य बच्चे क्या, उनको तो पता नहीं है, तो सामान्य बच्चे क्या करेंगे, विकलांग बच्चों का मजाक उड़ाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो विकलांग बच्चे हैं उनका मोरल डाउन होगा, उनका आत्मविश्वास जो है कम होगा, और वो क्या हो सकते हैं, वो यही सब चीज़ों बातों को जो है दिल में अगर रख लें तो यही बच्चे जो विकलांग बच्चे जो होते हैं उनमें से भी बहुत से बच्चे क्या हो जाते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के निकल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में देते हुए क्या है, विकलांग बच्चों का जो है मतलब नर्सरी स्कूल क्या होना चाहिए, सामान्य बच्चों से अलग होना चाहिए। या तो फिर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए कि जो सामान्य बच्चे हैं वो विकलांग बच्चों के प्रति भी क्या है, सिंपैथी कर सके और उनको भी अपने जीवन का एक हिस्सा समझ सके। तो ये चीज़ बताना पड़ेगा। लेकिन जिस एज की मैं बात करूँ, इस एज में क्या है, बच्चों को उतनी जानकारी नहीं होती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, बालशाला का भवन, ठीक है, यहाँ पर बड़ा सा रहेगा, बालशाला यहाँ बना लीजिएगा, ठीक है। बालशाला का भवन प्राकृतिक सुविधाओं से परिपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का भी हमको क्या है, ध्यान रखना चाहिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या है, बालशाला में जितने भी उपकरण प्रयोग में किए जाते हैं वह समय समय पर उनकी देखरेख होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई खिलौना है टूट गया, तो अब ये नहीं कि टूटा हुआ खिलौना जो है मतलब रखा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, उस खिलौने को हटा देना चाहिए। मान लीजिए बैठने वाला जो बेंच है, कुर्सी है, वो टूट गई फूट गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको रखना चाहिए। इससे क्या होगा, उससे बच्चों को चोट लगने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए क्या है, बालशाला में जितने भी उपकरण प्रयोग किए जाते हैं अगर वो पुराने हो गए, डैमेज हो गए, तो उनको क्या करना चाहिए, समय समय पर बदल देना चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या है, ऐसे उपकरणों का चुनाव करना चाहिए जो बालकों के विषय में महत्व रखे। मतलब जो उपकरण हो, ऐसा उपकरण मतलब रखें, जैसे मान लीजिए हमको एप्पल रखना है, मान लीजिए एप्पल रखना है, सेव रखना है, तो हम सेव को क्या करेंगे, अगर आप देखते हैं ना फल वाले भी टॉयज आते हैं, तो सेव है तो हम उसको क्या बता सकते हैं ना बच्चों को कि देखो बेटा ये रेड कलर का क्या है, सेव है, सेव का कलर कैसा होता है, रेड। तो अब क्या हुआ, उसके विषय से संबंधित हुआ नहीं कि लाल कलर का क्या होता है, सेव होता है। और जैसे ही वो सेव को देखेगा क्या बोलेगा कि वो एप्पल है, ठीक है। और रेड कलर कौन सा है, तो अगर एप्पल वहां पर रखा हो तो वो एप्पल को क्या करता है, उठाता है, यानी इंडिकेट करता है कि ये लाल कलर है, सेव का कलर कैसा होता है, लाल होता है। तो ये चीजें क्या विषय से संबंधित होना चाहिए। फिर क्या है, आपका उपकरणों की संख्या बच्चों की संख्या के अनुसार होनी चाहिए। जैसे उपकरण है तो ऐसा नहीं है कि उपकरण कम हो और बच्चों की संख्या अधिक हो, तो जाहिर सी बात है तब जब कम होगी तो वहां पर क्या होगा, मारा मारी होगी और बच्चे क्या होगा, एक दूसरे को मारेंगे पीटेंगे झगड़ा करेंगे, तो इससे क्या होगा, उनको चोट लग सकता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो उपकरण है उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बच्चों के अनुसार होनी चाहिए। अगला पॉइंट हमारा क्या है, उपकरणों की निचली बनी अलमारी पर रखना चाहिए जिससे बालक उन्हें स्वयं अलमारी से उठा सके। यानी जो उपकरण है जैसे खिलौने हो गए, कुछ भी होगा, पेपर पेंसिल कुछ भी पढ़ने वाला, तो वो क्या होनी चाहिए, निचली अलमारी, यानी बच्चा जो है उसको आसानी से पा सके, ठीक है, उसको ले फिर खेले फिर क्या करे, वहां पर वो उसको रख दे। ऐसे क्या होगा, ऐसे बच्चे में क्या होगी, अनुशासन भी बढ़ेगी और उसको जब उसको ये पता होगा नहीं जहां से जो सामान हमने लिया और उसको हमको उसी जगह पर रखना है, तो इससे क्या होगा, इससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, यानी आत्मनिर्भरता भी उसके अंदर आएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और अनुशासन भी मेंटेन होगा। लेकिन अगर वहां पर ये सारी चीजें अगर हम
नहीं सिखाते हैं बचपन में, तो वो क्या होंगे, बच्चे उसी तरह से जैसे पढ़ के आएंगे, स्कूल का बैग कहीं फेंकेंगे, ड्रेस कहीं फेंकेंगे, जूता कहीं फेंकेंगे, तो आप बस तरह तरह कर आप उन्हीं को समेटते रहिए सारा दिन, बस अपने रूम को, बच्चे को रूम को बस आप सही करने में जो है समय बिता देंगे, ठीक है, या तो फिर इरिटेट होकर सब कुछ छोड़ देंगे, जाओ तुमको जैसे मन करो वैसे रहो, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चों में क्या होना चाहिए, छोटे से बचपन से ही ये चीज आदत डालनी चाहिए कि जो चीज़ आप जहाँ से ले रहे हैं वहाँ वहीं पर उस चीज़ को आप रखिए, ठीक है। अगले प्रश्न, अगले पॉइंट की ओर चलते स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि बच्चों में यह आदत डालनी चाहिए कि वह खेल के उपकरण को यथास्थान पर ही रखे, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता एवं अनुशासन स्थापित किया जा सके। ये अभी हम आपको बताए हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, एक प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि आरंभिक बाल्यावस्था में सुरक्षा एवं शिक्षा यानी ECCE में सर्वांगीण विकास में शिक्षक की भूमिका लिखिए, ठीक है। तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा है। तो देखिए, आरंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका निम्न होती है। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि शिक्षक में केंद्र को व्यवस्थित रूप से चलाने का गुण होना चाहिए, जिससे बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा क्या हो सके, सुचारू रूप से बच्चा जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है प्राप्त कर सके। शिक्षा ECCE का शिक्षक कौन होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि आंगनवाड़ी की जो है कार्यकर्त्री होती है। कौन होती है स्टूडेंट, कार्यकर्त्री। तो कार्यकर्त्री के अंदर क्या होने चाहिए, मतलब जो भी केंद्र उन्होंने लिया है, मिनी आंगनवाड़ी लिया है, तो उसमें क्या हो, उसको मतलब व्यवस्थित रूप से उनको चलाने की जो है क्वालिटी होनी चाहिए, जिससे वो बच्चे की क्या हो, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है अच्छा से करा सके। फिर क्या है, शिक्षक को यानी कार्यकर्त्री को, ठीक है, ठीक है, खेल के माध्यम से बच्चे को पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे का क्या हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए क्या होना चाहिए, बच्चे को नेचर में, प्रकृति में अकेला छोड़ना चाहिए, उसे स्वतः करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और उसको क्या है, जो शुरुआती जो ज्ञान है वो खिलौनों के माध्यम से देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट है आपका कि शिक्षक को अपने, ठीक है, समुदाय के सभी लोगों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह बच्चे का विशेष ध्यान रख सके, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, जो आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्त्री है, तो जाहिर सी बात है कि वह क्या होती है, वह सोसाइटी से पूरी तरह से परिचित होती है, वो जानती है कि किसका मतलब बच्चा कौन है ना, वह हर एक बच्चे को जानती है कि इसके पेरेंट्स कौन है, और मतलब पेरेंट्स से भी क्या करती है, वो बीच बीच में जाकर मिलती रहती है, या पेरेंट्स भी जो है केंद्र पर आकर मिलते हैं, बच्चे की जो है इम्प्रूवमेंट के बारे में पूछते हैं कि क्या मतलब हुआ, कैसे रखना है, क्या करना है। ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें जो है मतलब कार्यकर्त्री को भी आना चाहिए, और समय समय पर क्या है, बच्चे मतलब माता पिता से भी जो है कार्यकर्त्री को मिलते रहना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, जो कार्यकर्त्री उसे शिशु शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित होना चाहिए, ताकि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। जो कार्यकर्त्री है आंगनवाड़ी वाली, तो उनको क्या करनी चाहिए, उनको जो है बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। कम से कम उन्हें एटलीस्ट 5 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 ईयर्स का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि वो बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकती हैं, ठीक है। फिर क्या है, उसे नवीन शिक्षण विधियां एवं समस्त क्रियाकलापों की जानकारी रखनी चाहिए, जिससे वह शाला पूर्व बच्चों को शिक्षित करने में क्या हो सके, सफल हो सके, ठीक है। यानी जो मतलब जो कार्यकर्त्री है, उसको क्या, जो भी नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, जैसे कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, तो बहुत बड़े बड़े जैसे रहते हैं गैजेट रहते हैं, जो कि बच्चों को खेलने के लिए दिया जाता है, तो इसकी भी क्या होनी चाहिए, इसकी भी उनको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हमारा छठा पॉइंट हमारा क्या है कि पूर्व प्राथमिक शाला शिक्षा पर आधारित नवीन पुस्तकों व साहित्य आदि का पठन पाठन भी उसे करते रहना चाहिए। यानी जो कार्यकर्त्री है, उसे क्या है, मतलब जो भी नए नए पुस्तक आ रहे हैं, साहित्य आ रहे हैं, कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना है, इन सब से संबंधित उसको जो भी मैटर मिलता है, उसको क्या करना चाहिए, अध्ययन करते रहना चाहिए, जिससे कि वो बच्चों को क्या है, शिक्षा दीक्षा अच्छे तरीके से दे सके। फिर क्या, शिक्षक रोचक बन सके, ठीक है, शिक्षण हो गया यहाँ पर, ठीक है, शिक्षण रोचक बन सके, इसके लिए उसे केंद्र पर पर्याप्त चार्ट, ठीक है, खेल खिलौने व
ठीक है, वह विविध सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि उसको जैसे अगर अपने शिक्षण को उसको रोचक बनाना है, तो चार्ट के माध्यम से, खेल-खिलौने के माध्यम से और मतलब जो सामग्री है, कैसे खेल को हम कैसे पढ़ा सकते हैं, गा के कैसे पढ़ा सकते हैं, नाच के कैसे पढ़ा सकते हैं। जैसे हम लोग के बचपन में क्या था, आप लोग भी सीखे होंगे, जैसे खेल-खेल में बताया जाता था मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो ये क्या हुआ, एक पोएम के ज़रिए मछली के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है कि मछली जो है कहाँ रहती है, तो पानी में रहती है, ठीक है? उसका क्या है, अगर पानी उसका जीवन जो है पानी ही है, यानी उसको अगर पानी से आप बाहर निकालोगे बेटा, तो क्या होगी, मछली मर जाएगी। तो ये क्या हुआ, मतलब हमने एक जो है क्रियाकलाप के ज़रिए उसको बताया ना, संगीत के ज़रिए गा-गा के उसको बताया ना कि जो मछली है वो कहाँ की रानी है, तो जल की रानी होती है। उसको जल से अगर बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी। तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें हम बच्चों को बता रहे हैं खेल-खेल में और गाकर उसको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, 8वां पॉइंट क्या है कि शिशु शिक्षा कार्यकर्त्री को शारीरिक कौशल, बोधगम्यता, रचनात्मक, सामाजिक कौशल व भाषा कौशल, चित्रकला, नृत्य एवं संगीत आदि के कार्यों में भी क्या होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। देखिए अभी जैसे हमने बताया गाकर, तो ये सारी चीज़ें क्या हो, मतलब जो पढ़ाने वाली जो शिशु शिक्षा जो कार्यकर्त्री है, उसको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। कैसे हम भाषा का प्रयोग करके बच्चों को खेल खेल में, जैसे मान लीजिए रोटी बन रहा है तो उसको हम बता सकते हैं कि पापा का पैसा गोल गोल, मम्मी का रोटी गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। अब उसको क्या है, अब पृथ्वी के बारे में बताना है तो बता दे सारी दुनिया, तो दुनिया मतलब क्या हुआ, पृथ्वी हुई, तो पृथ्वी क्या है, गोल है ना। तो इस तरह से क्या है, उसको मतलब सारी चीज़ें आनी चाहिए। देखिए आपकी जो बचपन की जो यादें हैं वो भी हम फिर से ताज़ा कर दे रहे। क्या है, बचपन जो होता है ना बहुत ही निराला होता है, बहुत ही निराला और इतना बिंदास होता है कि पूछिए मत। आज हम बड़े हो गए तो सोचते काश हम बच्चे होते, ठीक है? बच्चे होते तो हमें कोई बर्डन नहीं रहता, कोई मुझे इतना डाँटता नहीं, कहीं किसी से डर नहीं रहता है। आराम से सिर्फ़ खेलना, पढ़ना, खाना, खेलना, खाना, पढ़ना, बस 3 काम। आज क्या है, आज आप लोग भी में बहुत सी जो है मतलब महिला सॉरी गर्ल्स जो होंगी, वो उनकी शादियाँ हो गई, वो बच्चों की माँ भी हो सकती हैं। बच्चे की ज़िम्मेदारी प्लस अपनी पढ़ाई, अपने सास-ससुर का देख-रेख, पति का ध्यान, मतलब ओवरऑल पूरा ज़िम्मेदारी वो निभा कर तब अपने लिए समय निकाल कर पढ़ रही हैं। तो आज उनको ये लगता होगा कि काश हम फिर से बच्चे हो जाते, तो ये सारी जो है ना बवाल जिसको कहा जाता है, इनसे मुक्ति मिल जाती और हम आराम से अपनी पढ़ाई करते हैं। तो बचपन जो होता है सबसे निराला होता है, ठीक है? देखिए अब अगला पॉइंट हमारा क्या है कि एक शिक्षक की भूमिका यह भी होती है कि वह बच्चे की पसंद और नापसंद के बारे में जाने और उससे प्रेरित करे अच्छी आदतों को सीखने के लिए, ठीक है? अच्छी आदतों को क्या है, सीखने के लिए। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो सभी लोग का एमए अब मान लीजिए चौथा सेमेस्टर के बाद सब लोग हो जाओगे, पास हो जाओगे, तो फिर क्या है, फिर आप लोग में से बहुत से जो लड़कियां होंगी वो नेट की तैयारी, पीएचडी की तैयारी, कोई बीएड करेगा, टीजीटी पीजीडी की तैयारी करे, तो क्या हुआ, एक मतलब एम डिसाइड हो गया ना। तो एमए जो करने के बाद क्या होता है, एमए से आप लोगों को ये फायदा होता है कि आप में मैच्योरिटी ज़्यादा आ जाती है, आप अपने भविष्य के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है, आगे आप बहुत कुछ सोचेंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है? अब आइए देखिए हम अगला पॉइंट क्या है कि शिक्षक का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है, जैसा कि हमारे वेद पुराणों में कहा गया है। एक शिक्षक शिशु के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये सभी जानते हैं, जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लगे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये क्या है, आप लोग माने बचपन में जो है दोहे ये सब चीज़ सुने हैं और इस पे आप पढ़े भी हैं, उसको आप व्याख्या भी किए हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े थे। तो क्या हुआ, भगवान ने बता दिया कि हमसे भी बड़ा क्या है, आपका गुरु है, ठीक है? तो ये भगवान से भी क्या होता है, गुरु का दर्जा बड़ा होता है। इसलिए गुरु को भी कभी भी अपने मतलब कर्तव्यों से कभी चीटिंग नहीं करना चाहिए। जैसे मेरा क्या उद्देश्य रहता है, मेरा यही उद्देश्य रहता है, मैं ये तारीफ़ नहीं कर रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, मैं तारीफ़ नहीं करूँ, लेकिन हाँ, मेरा मोटो ये रहता है कि मैं आप लोगों को कहाँ से एजुकेटेड कर दूँ। देखिए कॉलेज में बहुत से बच्चे एडमिशन लेते हैं, मेरे ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं लेकिन क्लास करने नहीं आते। लेकिन मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ कि उनको कहाँ से मैटर ला कर दे दूँ ताकि वो आराम से, आप सिर्फ़ पढ़िए, आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ना है। पढ़कर अपने आप को मतलब आगे बढ़ाइए, अपना एक
एक मुकाम आप लोग हासिल करिए। आज प्रेजेंट टाइम में क्या है, लड़कियों के एजुकेशन के साथ साथ लड़कियों को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। कोई नहीं जानता कि किस्मत में उसके क्या लिखा है। अगर आप वेल एजुकेटेड रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, तो आप कुछ भी करके अपनी जीविकापार्जन को जो है चला सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं कि शिक्षक का स्वभाव विनम्र होना चाहिए और तथा वह बच्चों की सभी समस्याओं को समझ सके और उसका निदान कर सके। ठीक है, तो शिक्षक का स्वभाव क्या होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है, कभी कभी विनम्रता भी क्या होनी चाहिए, लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए है, विनम्र होना चाहिए ताकि बच्चों, लेकिन जब आप लोग जैसे बच्चे हैं क्लास में, बहुत सारे जैसे ऐसे हो जाते हैं जो मिसबिहेव करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, विनम्रता, आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। जैसे मुझे क्या है, मुझे जो बच्चे स्टार्टिंग में मुझसे मिलते हैं तो वो मुझे बहुत ही खड़ूस टीचर के से संबंधित समझते हैं कि मतलब बहुत खड़ूस टीचर है, लेकिन जब वो मेरे साथ रहने लगते हैं तो वो मेरे बिहेवियर को जान लेते हैं कि नहीं मैम, मतलब भरे ऊपर से सख्त है लेकिन अंदर से क्या, बहुत ही पोलाइटली, और मेरा नेचर बहुत पोलाइटली है मैं, लेकिन हाँ, मैं पढ़ाई को हमेशा प्राइमरी देती हूँ। पहली फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी क्या होती है, स्टडी होती है। और मुझे मतलब पढ़ाई में लापरवाही जैसे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, और इसीलिए मैं मतलब कॉलेज में जो है भड़क जाती हूँ, कभी कभी बच्चे के ऊपर बरस पड़ती हूँ कि इतने माता पिता आप लोगों को इतना पैसा लगा के आप लोगों के ऊपर जो है मतलब लगा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं करने के लिए, और आप लोग बस खाली मतलब लापरवाह हो जा रहे हैं, तो थोड़ा सा डांटती हूँ। लेकिन जब वही बच्चे मेरे साथ मतलब 6 महीना रह लेते, तब वो समझते कि नहीं, मैम जो है मतलब हम लोग के फ्यूचर के लिए सोचती हैं। तो मैं थोड़ा सा जो है मतलब स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन अंदर से हर एक बच्चे की भलाई के लिए हमेशा जो है सोचती रहती हूँ। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, छोटे बच्चों को पढ़ाते समय उसे खेल संबंधी उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उसकी शिक्षा प्रणाली क्या हो सके, रोचक हो सके। ठीक है, फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है, शिक्षक को गणितीय संबंधी ज्ञान भी आना चाहिए, गणित भी आना चाहिए, जो गुटकों के माध्यम से वो बच्चों को जो है जोड़ना, घटाना जो है आदि बता सके। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, माता पिता के बाद शिक्षक ही किसी बालक के सर्वांगीण विकास में सहयोग प्रदान करता है। माता पिता तो पहले गुरु है, दूसरे गुरु कौन होते हैं, आपके शिक्षक होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक की बात क्या होता है, बच्चा बहुत मानता है। जैसे मेरे बच्चे भी क्या है, हाई स्कूल और इंटर के दोनों का बोर्ड चल रहा है, इस समय दोनों बच्चों का मेरे बोर्ड चल रहा है। तो वो क्या है, उनको मैंने यह महसूस किया है कि अगर मैं कोई चीज़ कहूँगी नहीं बेटा ये बायोलॉजी का ये चीज़ ऐसे होता है, तो मेरी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ वही चीज़ उनके टीचर बताएंगे कि नहीं नहीं ये चीज़ है, आपकी मम्मा जो है राइट है, तब उनको ट्रस्ट होता है। तो सोचिए मतलब एक शिक्षक का जो है एक बच्चे के नज़र में क्या रेपुटेशन होता है। तो हमेशा शिक्षक को चाहिए कि वो अपनी मर्यादा को जो है बच्चों की नज़रों में हमेशा जो है कायम रख सके। ठीक है, क्योंकि शिक्षक के जरिए ही क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। 15वां और लास्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या, शिक्षक को हमेशा बच्चों से विनम्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और बच्चों के साथ घुल मिलकर उन्हें पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास जो है अच्छा हो सके। ठीक है, ये आप लोगों का देखिए 15 पॉइंट, दोनों में आप लोगों को हमने पॉइंट वाइज इसलिए दिया कि आप लोग को जैसे आसानी से ये सारी चीज़ें क्या होंगी, याद हो जाएंगी ना, तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आप देखिए ये आपका 2 क्वेश्चन आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया, यानी पेपर सेकेंड का लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का हमने 4 कंप्लीट कर दिया और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को आना है। तो देखिए इसमें से निश्चित तौर पर आप लोगों के क्वेश्चन आ जाएंगे, और अगर आप लोगों को और क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम आप लोगों को करें। और कल जो है आप लोगों का फर्स्ट पेपर का हम लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को देंगे। ठीक है, कल आप लोगों का फर्स्ट पेपर का लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट। तो प्लीज़ वीडियो को जो है आप लोग शेयर करना ना भूले। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को आज की क्लास जो है कैसी लगी। देखिए स्टूडेंट, अभी ये देखिए आपका क्या है 3:48 यानी 3:45 होने वाला है, और अभी मैं वीडियो शुरू, कोशिश है मेरी 7:30 बजे तक आप लोगों को ये वीडियो जरूर से दे दूँ। हाँ, तो देखिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, स्कूल देखिए कॉलेज से आना, ड्यूटी करना, उसके बाद आप लोगों का मैटर टाइप करना, फिर क्लास लेना, तो बहुत मेहनत लग रही है। तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है, आप लोग ना भूलिए। प्लीज़ आप लोग जरूर बताइए कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।